Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are most welcome in this video. इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को समाप्त करने के बाद आज मैं आपको दूसरा कविता अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी बताऊंगा। समरी बताने से पहले मैं कविता को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका दूसरा कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग मीन्स होता है गीत या गाना, माई सेल्फ मतलब होता है खुद। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अर्थ हो गया खुद का गीत, या हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं आत्मगीत। तो आपका कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आत्मगीत। एक्चुअली ये पीपल्स पोएम है। ये कविता लोगों के लिए लिखा गया है। ये कविता भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया है। याद रहे, इस कविता को एक अमेरिकन पोएट, अमेरिका के कवि वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, जो पीपल पोएट के नाम से फेमस हुए। एक्चुअली मैं बता दूं, ये कविता उस समय का है जब अमेरिका में काले और गोरों के बीच काफी भेदभाव था। उसी भेदभाव को मिटाने का एक प्रयास था वॉल्ट व्हिटमैन की तरफ से। हालांकि स्टार्टिंग में जब इस कविता को लिखा गया, इस कविता को ही नहीं, वॉल्ट व्हिटमैन ने जितनी भी कविताएं लिखा, उसके जीवित रहते हुए उसको कोई भी जो है प्रसिद्धि नहीं मिला, वो प्रसिद्ध नहीं हुए, लोगों ने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन आफ्टर डेथ वो काफी फेमस हुए अपनी कविता को लेकर, और लोगों ने उसे पीपल्स पोएट जो है पीपल्स पोएट के नाम से संबोधित किया। तो चलिए आज हम लोग अमेरिका के एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन, जो कि पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, आज हम लोग उसका कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आत्मगीत, उसका समरी को देखेंगे। समरी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं समरी को। समरी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पीपल्स पोएम। समरी मतलब सारांश आप याद रखेंगे। चलिए, समरी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पीपल्स पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पीपल्स पोएम है, लोक कविता है। It has been written by Walt Whitman। यह वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। He was a great people's poet। वह एक महान लोक कवि थे, याद रखेंगे। He was a great American poet। वह एक महान अमेरिका के कवि थे, याद रहे। He was born on 1819 in America and died on 1892। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ। He also worked as a carpenter, teacher and editor। वॉल्ट व्हिटमैन एक कवि थे ही, वॉल्ट व्हिटमैन एक पोएट थे ही, लेकिन पोएट के साथ साथ, कवि के साथ साथ वो एक कारपेंटर अर्थात बढ़े थे, टीचर अर्थात शिक्षक थे, एडिटर अर्थात संपादक थे। तो याद रखेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पीपल्स पोएम है। इसे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। वॉल्ट व्हिटमैन एक पीपल्स पोएट है। वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिका के कवि है अर्थात अमेरिकन पोएट है। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ है, जबकि इसका मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ है। याद रहे, वॉल्ट व्हिटमैन सिर्फ एक कवि नहीं थे। वॉल्ट व्हिटमैन ने कारपेंटर का भी काम किया, टीचर का भी काम किया और एडिटर का भी काम किया। आई होप फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। आप इसको याद कर लेंगे, आप इस प्रकार याद करेंगे। Song of Myself is a people's poem. It has been written by Walt Whitman। He was a great people's poet. He was a great American poet। He was born on 1819 in America and died on 1892। He also worked as a carpenter, teacher and editor। चलिए चलते हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की ओर। लिखा हुआ है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, खुद से खुशी मनाता है, एंड सिंग्स हिमसेल्फ और खुद से गीत गाता है। तो इन दिस पोएम द पोएट सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग्स हिमसेल्फ। इस कविता में कवि खुद से खुशी मनाता है और गीत गाता है। He lives happy life। वह एक खुशी वाला जिंदगी व्यतीत करता है, बिताता है। चल सुनिएगा, कविता में कवि कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से खुशी मनाता हूं और गीत गाता हूं। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मैं बहुत अधिक खुश रहता हूं, मैं खुशी वाला जिंदगी व्यतीत करता हूं, बिताता हूं।
इसलिए हमने लिखा इन दिस पोएम द पोएट सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग्स हिमसेल्फ ही लिव्स हैप्पी लाइफ। तो याद है इस कविता में कवि खुद से खुशी मनाता है और गीत गाता है। कवि एक खुशी वाला जिंदगी व्यतीत करता है। ऐसा क्यों? तो बिकॉज क्योंकि ही हैज नो एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। तो ही हैज नो एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कवि में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भेदभाव होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है। वो किसी चेहरा को देखेगा तो उसमें वो जाति खोजेगा, उसमें वो रंग खोजेगा। अगर उसके जाति का है तो वो बहुत खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन अगर किसी और जाति का है तो वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या उसको टेंशन होने लगता है। तो जिसमें जातिवाद, भेदभाव, रंग भेद होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी खुशमिजाज नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी जॉली मूड में नहीं होता है। तो कवि में ऐसा कुछ नहीं है। कवि कहता है मैं खुद से खुशी मनाता हूं और गीत गाता हूं। कवि कहता है मैं खुशी भरी जिंदगी जीता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मेरे में जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है तो मुझे हर चेहरे से खुशी मिलती है। हर चेहरे को देखकर मेरे में जो है एनर्जी भरता है, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूं। तुम भी अगर खुश रहना चाहते हो तो तुम भी अपने अंदर से इस भेदभाव को क्या करो? निकाल कर फेंक दो। आगे लिखा हुआ है he says, वह कहते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव जाति आर इक्वल, समान है। कभी कहते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, सभी मानव जाति क्या है? समान है। द एटम ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज इक्वल, शरीर, मानव शरीर का जो रक्त का जो कण है, मानव शरीर के जो रक्त का जो कण है वो भी क्या है? समान है। कवि कहना चाहता है कि ऐ मानव तुम भेदभाव क्यों करते हो? ऐ मानव तुम जो है जातिवाद को बढ़ावा क्यों देते हो? ऐ मानव तुम काला गोरा का ये जो खेल है ये क्यों खेलते हो? ऐ मानव तुम में जो रंग है, सॉरी, ऐ मानव तुम में जो रक्त है, तुम्हारे शरीर में जो खून है, तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड है, उसका रंग तो समान है। इस संसार में जितने भी मानव हैं सभी का रक्त का रंग समान है। इसका मतलब सभी मानव क्या है? समान है। तो इसलिए कवि कहता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। कवि कहता है द एटम ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज इक्वल। आगे कवि कहता है मैन कम्स इन द वर्ल्ड, मानव इस दुनिया में आता है वन बाय वन, एक एक करके। कवि ये भी कहता है सुनो, इस संसार में ऐसा है कि कोई ब्राह्मण जो है वो किसी दिन, एक निश्चित दिन में पैदा होता है। ब्राह्मणों का दिन संडे है, संडे को वो पैदा होगा। या कोई और निचला जाति जो है वो मंडे को पैदा होता है। नहीं, इस संसार में मानव एक एक करके आता है। मैन कम्स इन द वर्ल्ड वन बाय वन। इस संसार के एक एक व्यक्ति के लिए यह नियम लागू है। प्रकृति ने हम में कोई भेदभाव नहीं किया तो हम मानव कौन होते हैं? जब प्रकृति ने हम में कोई भेदभाव नहीं देखा, हम में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम मानव क्यों करते हैं? इस संसार में एक एक मानव एक एक करके आया है, फिर एक एक करके जाएगा। मानव का ये नियम है। जब प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया तो हम मानव होते कौन है? आगे लिखा हुआ है अ चाइल्ड बिकम्स अ फादर, एक बच्चा ही जो है आगे चलकर एक पिता बनता है। इस संसार में सबसे पहले एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आता है, फिर वो बड़ा होकर वो खुद एक पिता बनता है। कहने का मतलब ऐसा जो नियम है, ऐसा जो कानून है, ऐसा जो लॉ है, ऐसा जो शर्त है, ऐसा जो कंडीशन है, क्या सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। इस संसार में जितने भी व्यक्ति आएंगे पहले उसका बचपन होगा, फिर एक दिन वो पिता बनेंगे। ये हर किसी के साथ है। तो प्रकृति ने जब हम मानव में भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं? He says, वह कहते हैं our every atom of blood, हमारे रक्त का प्रत्येक कण is made from, से बना है किससे? soil and air। कवि कहते हैं हम मानव का जो रक्त कण है, हम मानव का रक्त का प्रत्येक कण मिट्टी और हवा से मिलकर बना है। The poet, कवि है ना, is 37 years old। The poet is 37 years old। कवि 37 साल का है। He is perfect, वह
परफेक्ट है। कहने का मतलब कवि कहता है कि मैं 37 साल का हो चुका हूं। जिस दिन कवि ये कविता लिख रहा था उस वक्त कवि का उम्र 37 ईयर्स ओल्ड था। तो कवि कहता मैं 37 साल का हो चुका हूं और मैं परफेक्ट हूं, परिपूर्ण हूं, स्वस्थ हूं। नहीं, आगे कवि कहता है एंड ही होप्स टू बी परफेक्ट, और कवि उम्मीद करता है कि टिल हिज लास्ट ब्रीथ। कवि कहता है एंड ही होप्स टू बी परफेक्ट टिल हिज लास्ट ब्रेथ। कवि कहता और मुझे विश्वास है कि कवि जो है वह जो है अपने सांस के मतलब अंतिम सांस तक वह स्वस्थ रहेगा। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्स इन इक्वलिटी, क्योंकि वह समानता पर विश्वास करता है ना। एंड इक्वलिटी प्रोवाइड्स हिम फ्रस्ट्रेशन फ्री लाइफ, और ये इक्वलिटी जो है, ये समानता का जो उसमें मेंटलिटी है, मानसिकता है, ये उसको फ्रस्ट्रेशन फ्री जिंदगी देता है, मतलब तनाव मुक्त जिंदगी देता है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि ऐ मानव सुनो, मैं 37 साल का हो चुका हूं और मैं स्वस्थ हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं मरते दम तक स्वस्थ रहूंगा। मैं स्वस्थ इसलिए रहूंगा क्योंकि मैं खुश रहता हूं। मैं खुश इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे में कोई भेदभाव नहीं है, मेरे में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हर चेहरे को देखकर मुझे खुशी मिलती है, हर चेहरे को देखकर मुझे एनर्जी मिलता है। तुम भी अगर खुश रहना चाहते हो, तुम भी अगर मरते दम तक परफेक्ट रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तुमको भी अपने अंदर के इस भेदभाव को उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है ही सेज, वह कहते हैं आवर लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज एंड हैप्पीनेसेस। हम मानव का जिंदगी जो है सुख और दुख से भरा हुआ है। कोई है जिसके जिंदगी में केवल सुख है, या कोई है जिसके जिंदगी में केवल दुख है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान के जिंदगी में सुख और दुख दोनों है। आज अगर सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख, आज अगर दुख है तो कल सुख होगा। ये सभी के साथ होना है। प्रकृति का नियम ही ऐसा है। जब प्रकृति ने हम में भेदभाव नहीं किया तो हम मानव दूसरे मानव पर भेदभाव क्यों करते हैं? आगे, हैप्पीनेस गिव्स अस एनर्जी, और ये जो हमारे जीवन में खुशी है वो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। एंड सोरो, और हमारा जो दुख है, गिव्स अस लेसन, हमें सबक देता है। द पोएट बिलीव्स इन गुड एंड बैड बोथ। कवि अच्छाई और बुराई दोनों पर विश्वास करता है। कवि कहता है हम मानव हैं, हम मानव गलतियों का पुतला है, हम मानव से ही गलती होती है। तो हम मानव में अच्छाई और बुराई दोनों है, हम मानव में अच्छाई और बुराई दोनों है। अगर मैं किसी के अच्छाई का प्रशंसा करता हूं तो कोई अगर कोई बुराई किया तो मानव गलती का पुतला है, ये सोचकर हमें उसे क्षमा कर भी देनी चाहिए, क्योंकि याद रहे कि माफ करने वाला जो होता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। चलिए आगे, एट लास्ट, अंत में वी कैन से, हम कह सकते हैं द थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता का जो थीम है, इस कविता का जो मुद्दा है वो क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यहाँ केवल ब्रदरहुड लिखा हुआ है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्वव्यापी भाईचारा। याद रहे इस कविता के माध्यम से कवि जो है लोगों में भाईचारा पैदा करने का प्रयत्न किया है। तो बाय द वे ये आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस समरी को आप बेहतर तरीके से लिखेंगे और इसको लिखने के बाद इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि इससे 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए इस कविता में अब एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए तो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि सिर्फ पता चलना चाहिए कि किस कविता का लाइन है। कविता का लाइन दिया रहता है, एक्सप्लेन करने बोला जाता है, तो अब सिर्फ पता होना चाहिए कि किस कविता का लाइन है। आप आराम से आपको पता चल जाएगा कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, तो आप कर लोगे दिस पोएम लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद समरी यूज करके आप उसको लिख सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन आई होप बहुत इजी हो गया है। क्वेश्चन आंसर की अगर बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्वेश्चन आंसर करवाए, बहुत कम क्वेश्चन था, मात्र 7 क्वेश्चन था। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 10 कविता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी हमने दे दिया, इसके बाद मैं आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी आज दे रहा हूं। इसी तरह पहले 10 कविता का समरी मैं आप लोगों को दे देता हूं। समरी के बाद एक वीडियो हम 10 कविता से एक्सप्लेनेशन का बनाएंगे और एक वीडियो हम 10 कविता से क्वेश्चन आंसर का बनाएंगे। इस तरह
आसानी से आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो सब कविता का पहले समरी आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो दूंगा आप लोगों को और क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो दूंगा। इससे पोएट्री सेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह फिर हम लोग प्रोज सेक्शन में चलेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।